हेलो दोस्तों। जैसा कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बहुत ऐसे न्यू बच्चे होते हैं जो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, साइंस टेक में, इन्वायरमेंट में, अदर सेक्शन में। तो ऐसे में वो बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं, तो ना एग्ज़ाम क्लियर होता है ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसे में एक सीरीज लाए हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके अनुसार आप वो यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करने में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो आज हमारा उस सेक्शन में साइंस एंड टेक, जिसमें हम आपको फर्स्ट इसमें सारा साइंस एंड टेक में कवर होगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीव बायोलॉजी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की साइंस एंड टेक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। डेली मेरा ये 10-10 मिनट का वीडियो होगा हर सब्जेक्ट पे, जैसे कि साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ पे। तो स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से इन्हें फॉलो कीजिए। आपका भी प्रीलिम्स में लगभग 2.5 मंथ है, तो इतना विश्वास दिलाती हूँ कि शायद इससे 50% आपका तैयारी हो जाएगा और आप अपने खुद से मेहनत कर ही रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक पैराशूटधारी 500 मीटर की ऊंचाई से कूदता है, ठीक। गिरने की चाल v और गिरने की दूरी d के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख रहे हैं d है। कह रहा है जब एक पैराशूटधारी ऊंचाई से कूदता है तो उसका वेग पहले घटती हुई, ठीक, दूरी के साथ बढ़ता है तथा बाद में स्थिर हो जाता है, जैसा कि आप लोग टीवी में भी देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि गुरुत्व के अधीन, आप 10 में भी साइंस इंटेक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये सब पता ही होगा, गुरुत्व क्या होता है, विरामावस्था क्या होता है। तो क्वेश्चन बोला, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी टी और विस्थापन डी का विचरण किसमें सही दर्शित है। ये सब क्वेश्चन आपको पीसीएस अदर एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए। तो इसका आंसर ए है, यानी गुरुत्व के प्रभाव से गिरती हुई वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन ए में दर्शाया गया है। तो ये आंसर, ये फार्मूला है। फार्मूला भी कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, h बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस पर मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, लेकिन आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें जो क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट लगेगा हम उसको छोड़ देंगे, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होता है। इसमें फार्मूला डायरेक्ट वेग का है, तो वेग का फार्मूला देख लीजिए, u प्लस GT होता है। तो u इसमें जो है, u यानी 0 दिया हुआ है, ऊंची इमारत से गेंद इतने समय के त्वरण के साथ गिराई जाती है 3 सेकंड। टाइम दिया हुआ है, g दिया हुआ है और u नहीं दिया हुआ है, तो उसको 0 मान ले। तो v निकालना है, तो v बराबर 0 प्लस 9.8 गुने 2। ये ध्यान रखें कि जब u ना दिया रहे तो 0 मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कथन बोल रहा है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति मिला सकता है। मतलब घर्षणहीन है जो सतह है। कारण बोल रहा है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी है, यानी ए और दोनों सही है, और लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये दोनों सही है बट सही स्पष्टीकरण नहीं बताया। जैसा कि कह रहा है, प्रथम कथन की व्याख्या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधार पर की जा सकती है, ठीक। तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक से गोली निकालना। प्रथम स्थिति में व्यक्ति सीटी बजाने के लिए श्वास का प्रयोग अपने गति को लाने में के लिए करता है। द्वितीय कथन की व्याख्या संवेग के संरक्षण नियम के आधार पर की गई है, जिसके अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, ठीक। पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण GeY6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 100 kg है और उस जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति वो सेकेंड। तो 10 से तो 10 kg हो जाएगा ना, और 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का। तो देखिए क्या है, द्रव्यमान एक सर्वाधिक नियतांक है, यानी ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता।
किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भाग में अपरिवर्तित नहीं रहता, ठीक। तो वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार गुरुत्व के साथ बदलता है। तो जब वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है तो वो चंद्रमा पर भी 100 kg का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। आर बोल रहा है पृथ्वी एक पूर्णतः गोला नहीं है। तो इसका आंसर बी बताया, यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बोल रहा है भार किसी वस्तु पर, भार जो है किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्व बल का माप है। किसी वस्तु का भार W बराबर mg होता है, ओके, जहाँ g बराबर होता है gm बटे आर स्क्वायर, जी समानुपाती 1/r²। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर कुछ चपटी है, तो सबको मालूम है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या एक स्थान से अक्षांश के दूसरे स्थान पर बढ़ जाती है, जिससे वस्तु का वजन घटता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, ठीक, 4 पहियों वाला वाहन की बात कर रहा है। कह रहा है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर से पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। मतलब वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन के बारे में बात करें तो बी है आंसर, यानी 2 और 4 अंदर के पहियों पर उल्टेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। वृत्तीय गति में कार्य करने वाली वस्तु पर, इसमें मेन पॉइंट जो है वो वृत्तीय गति के बारे में जानना है। वृत्तीय मार्ग में गति करने वाली वस्तु पर 2 बल, अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक बल कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों बल विपरीत प्रभाव में होते हैं, इसलिए वस्तु संतुलित रहती है। जब अपकेंद्रक बल असंतुलित हो जाता है तो वस्तु संतुलन खोकर बाहर की तरफ फिसल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है, ठीक। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। यहाँ तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज इस प्रकार का आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, ठीक, द्रव्यमान वही रहा और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो ये तो एक तरह से मैथ टाइप का लग रहा है, तो बना के देखते हैं। जी का मान पृथ्वी के सतह पर होता है जी पूर्णांक gm/r²। तो डेल्टा जी बटा जी बराबर -2 डेल्टा जी बटे आर, यानी नियत है, उसमें जो डेल्टा है वो नियत है। इस प्रकार यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से गिरती है तो उसका मान है जो 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है, ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या है, यानी नेट रेजुलेंट फोर्स। तो इसका आंसर डी, यानी 0 के बराबर है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है F बराबर ma, यानी बल बराबर मास गुने त्वरण। यदि a बराबर 0 तो F बराबर भी 0 होगा, इस प्रकार परिणामी बल 0 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक गोलाकार पिंड, ठीक, एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी पिंड का त्वरण ω2r के बराबर है, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। यदि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो पिंड का त्वरण ω2r होगा, जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये सबको पता होगा 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है साइकिल देखे हैं और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। साइकिल में भी होता है और कार में भी होता है, क्यों होता है ये पूछ रहा है। क्योंकि ये पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। बॉल बेयरिंग का काम है किसी भी मशीन में 2 पुर्जों का घर्षण को कम करना, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक तरफ मतलब मात्रा एक तरफ उसकी इकाई है, तो सुमेलित करना है। तो सुमेलित करके देखते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद यहाँ देखिए आंसर में सुमेलित किया गया है। मैक संख्या किसी वस्तु का वेग है, ठीक, वह वायु का अन्य या किसी पदार्थ की गति करती है। यह समानता वस्तु के वेग प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका वेग ध्वनि के वेग के लगभग बराबर। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत दिशा में आरोपित इकाई क्षेत्रफल का बल दाब कहलाता है। इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक पास्कल है, जो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर है। भौतिकी में किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य वह दूरी होता है जिसमें तरंग अपनी आकृति की पुनरावृत्ति करती है। अब तो जान गए होंगे तरंगदैर्घ्य क्या है। वह दूरी है जिसमें तरंग अपनी आकृति की पुनरावृत्ति करती है। तरंगदैर्घ्य के मात्रक जो है एंगस्ट्रॉम है।
भौतिकी में ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रति में इसका मात्रक जूल है और किलोवाट घंटा किलो कैलोरी इसके अन्य मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बोला प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुरुत्व इन चारों में सबसे दुर्बल नाभिकीय बल है। तो पहला बोल रहा है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, ये तो सही है। दूसरी बोल रहा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रों को, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूटन का पहला नियम। गैलीलियो की गिरती हुई, तो आप लोग पढ़े ही होंगे कभी, गैलीलियो की गिरती हुई वस्तु के लिए नियम किसी गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, इसके लिए समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो सब लोग जानते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और जीपीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक, एक एसआई होता है, एक जीपीएस मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से, हवाई जहाज सब लोग ने देखिए ना, तो हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है। ठीक, और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? मतलब वस्तु नहीं पूछ रहा, हवाई जहाज पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैग के ठीक ऊपर। जब कोई हवाई जहाज रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है तो साथ ही वायु का प्रतिरोध एकदम नगण्य होता है, तो हवाई जहाज बैग के ठीक ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका संवेग दोगुना हो जाता है। वेग अगर दोगुना होगा तो संवेग भी दोगुना हो जाता है। तो बोल रहा है जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जेट जो है, जेट विमान, वो रैखिक बल संरक्षण के आधार पर काम करता है, जबकि ये हेलीकॉप्टर, रॉकेट, विमान, ये सब रैखिक बल संरक्षण के आधार पर काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? तो इसका वेक्टर आप कभी पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये सदिश और अदिश राशि होता है वो बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वेग एक सदिश, वेक्टर मतलब सदिश होता है, वेक्टर परिणाम है। सदिश राशियों में भौतिक राशि होती है, सदिश राशियाँ भी भौतिक राशि होती है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है, और अदिश राशि जिसको इंग्लिश में स्केलर बोला जाता है में केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। इसके उदाहरण है चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक समान गति वाला पिंड, ओके, एक समान गति वाला पिंड क्या है? तो त्वरित हो सकता है। समान गति में त्वरण उत्पन्न नहीं होता, समान गति में त्वरण नहीं उत्पन्न होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। ठीक, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वृत्त। एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी से यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद फेंकता है तो गेंद प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार पथ के रूप में गति करती हुई प्रतीत होगी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये तो सबको पता है, न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोला निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो पौंड, ग्राम, किलोग्राम, डाइन। डाइन तो अभी पढ़े, डाइन है न्यूटन बल का मात्रक। पौंड FPS में, ग्राम CGS में और किलोग्राम SI में द्रव्यमान का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 29 बोला एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 0.001 मिमी। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 30 निम्न में से कौन सा आभासी बल है? यहाँ निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी अपकेंद्री बल का दूसरा नाम आभासी यानी छद्म बल है। इस बल के कारण कोई गतिशील वस्तु जो होता है केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है और एक प्रकार से जड़त्व बल है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है?
वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान चाल समान वेग। किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु की गति वृत्तिक गति कहलाती है, जो समान चाल तथा समान वेग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी बल है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो दो वस्तुओं के सतहों के मध्य उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, एक कण समय की बराबर अवधि में वृत्ताकार पथ के गिर्द यानी इर्द गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या होगा? एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान क्या होगा? वेग होगा, त्वरण होगा, चाल होगा, संवेग होगा। तो इसका आंसर होगा संवेग। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग के परित समय के बराबर अवधि में बराबर दूरी तय करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल एक समान बनी रहती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कोई भी कण अपनी दिशा में सर्वदा परिवर्तित करता है, तो यानी एक समान चाल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य भार प्रदर्शित करता है। इसका कारण गुरुत्व त्वरण के मान का शून्य होना। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, निम्न से कौन सी जड़त्व की माप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक जो है वो द्रव्यमान का मूल मात्रक द्रव्यमान है। कैसा बात है? क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? मतलब जैसे पृथ्वी पर पी लेता है वैसे वहाँ नहीं पी सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर कोई गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण वायुमंडल का अभाव होता है। वहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, गैस नहीं है तो वायुमंडल नहीं। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली के द्वारा नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी लकड़ी के भार के बराबर। उत्प्लवन बल द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर आरोपित होता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर अदर सब्जेक्ट पे आज बनाएंगे, तो साइंस फिर से करेंगे कल 37 के बाद, फिर से इसका डबल कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इट।